हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेडीएस वाले बिल्कुल इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम आप लोगों को जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, इसके जो कूलाम के नियम वाला टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इसके पहले वाले टॉपिक को कवर कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको वीडियो फॉर्म मिल जाएगी। आज यहाँ से क्लास स्टार्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले, तो अंत तक आप लोग देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस क्लास को शेयर करके बुला लो, क्योंकि जब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या रहेगी तो हमारा भी आप लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा मन लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट हेडिंग क्या है भाई? फर्स्ट हेडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर मतलब रुका हुआ, इन आवेशों के लिए एक नियम दिया था और आपको पता है कि अगर दो आवेशों को हम पास पास रखेंगे तो क्या होगा, उनके बीच एक बल कार्य करेगा, है ना। और स्थिर है इसलिए इसको बोल देते क्या, स्थिर। और वैद्युत आवेश इसलिए वैद्युत, और बल कार्य करता है इसलिए नाम हो जाता है स्थिर वैद्युत बल। तो जो दो आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है वो कितना कार्य करेगा, यानी कितना बल कार्य करेगा, उसके लिए इन्होंने एक नियम दिया है, उसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या सर इन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो आवेश है ना, उनका जो परिमाण है उसका आप गुणा कर दो, वह समानुपाती आने वाला है, और जो बीच की दूरी है उसका वर्ग कर दो, वो व्युत्क्रमानुपाती आएगा। समानुपाती मतलब कि इनका मान बढ़ाओगे तो बल बढ़ जाएगा, और अगर दूरी आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, बल आपका घट जाने वाला है। इतना क्लियर है ना, है ना। और वैसे भी तुमको पता है भाई, मान लो एक एक कूलाम का आवेश लोगे तो कम बल लगेगा, वहीं पर आवेश बढ़ा दो, दो दो कूलाम का या 10 10 कूलाम का आवेश लो तो क्या होगा, बल आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाने वाला। सिंपल सी बात है ना। तो वही थ्योरी ऊपर दी गई। क्या बताया गया है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो आवेश आपके होने जरूरी, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है, लगने वाला जो आपका क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। अगर इसका सूत्र डिराइव करना है तो सर कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपके पेपर में आएगा जाकर तो वहां पर सूत्र ही डिराइव करना रहेगा, डिफिनीशन नहीं पूछेंगे, और या तो एमसीक्यू में पूछेंगे तो इसका सूत्र पूछेंगे। हम क्या करते हैं, इसका सूत्र सॉल्व करते हैं। तो समझिए क्या यहाँ पर बताया, इन्होंने ये कहा है कि जो बल लगेगा वो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी आवेश का परिणाम यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2 दिया गया, इसका गुणनफल अर्थात ऐसे सिंपल आप लिख सकते हो, है ना। और लगने वाला बल क्या होगा, समानुपाती होगा, अर्थात ऐसे हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 अपान आप कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, यानी क्या करना है, वर्ग करना। इसको मान लें क्या, समीकरण नंबर 2। अगर इन दोनों समीकरणों को हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को अगर आपस में मिला लें तो हमको मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये जब हटता है तो चाहे ये सूत्र हो या कोई भी हम सूत्र डिराइव करें, एक नियतांक हमको मिलता है। यहाँ जब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमको एक नियतांक मिलेगा जो कि होता है k, और Q1 और Q2 हमारा ऐसे ही रहने वाला है, अपान में r स्क्वायर रहेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो बनेगा क्या, F इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आया समझ में? अब यहाँ पर जो ये k है सर, ये क्या है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये जो k है यहाँ पर k, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, है ना। माध्यम का परावैद्युतांक, है ना, ये बोलेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, इसको बोलने वाले हैं। उसके बाद में एक बात आप समझो, जो ये k होता है ना, k ये बराबर होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बराबर होता है जाकर। और जहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है सर, जो ये एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट होती है जाकर निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। आया समझ में, विद्युतशीलता। आप समझो जब k इसके बराबर है तो जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो क्या हो सकता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं सर, कि जो हमारा f हो जाने वाला है वो 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r का स्क्वायर, है ना, r का स्क्वायर। और यही होता है जाकर कूलाम के नियम का सूत्र, जो कि आपको मिलने वाला है, यही गुण घुमाकर आपको मिलेगा। बाई चांस कभी कभार यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर k भी रखकर देख मतलब मिल सकता है ना, क्योंकि ये इसके बराबर, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अच्छा एक बात और समझो, हमने क्या बताया कि जो k है ये माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये माध्यम पर निर्भर करेगा।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान चलो तुम एक ऐसे माध्यम में रखो जहां पर पिंडों के बीच कोई रोक टोक ना हो, तो बल बहुत ज्यादा लगने वाला है। और अगर पिंडों के बीच लगने वाले बल में कोई रोक टोक होगी तो क्या होगा, बल आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो के है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करो। जो हमारा क्या होता है, बल होता है ना, जो एफ होता है, वैसे के, जो ये के होता है ये निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है, तो के की अगर निर्भरता की बात करें ना, या आप ऐसे ले लो, जो ये के होता है ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है ना, मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मात्रक की पद्धति में इसका अलग अलग मान होता है पद्धति पर। और दूसरा ये क्या होता है, तो दूसरा ये निर्भर करता है हमारा जाकर किस पर, माध्यम पर, है ना, क्या, माध्यम पर। माध्यम पर यानी जैसा माध्यम होगा वैसा ही इसका मान होगा और वैसा ही बल लगने वाला है। आया समझ में? सो इतना अभी तक क्लियर है ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हम ये बात करेंगे कि आगे ये के कैसे निर्भर करता है, जिसमें पहले हम माध्यम के बारे में बात करते हैं। सूत्र हमारा यही होगा, जाकर कूलाम के नियम का सूत्र यही है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हो, है ना, यही होगा जाकर आपके कूलाम के नियम का सूत्र, कूलाम का सूत्र यही होने वाला है ना। आया समझ में? ये होगा। अब आ जाओ आगे, क्या यहाँ पर हम बात करेंगे के की माध्यम पर निर्भर है, यानी ये कैसे माध्यम पर निर्भर करता है। अब आप समझो, हमने क्या किया, कोई दो पिंड लिया जो कि Q1 और Q2 आवेश से आवेशित है। इनको अगर हम निर्वात में रखेंगे, इनकी अगर r दूरी है और निर्वात में रखा है, तो जो हमारा क्या होगा कि इनके बीच जो विद्युतशीलता होने वाली वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निर्वात में रखे हैं। और फिर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F निर्वात। F निर्वात मतलब निर्वात में लगने वाला बल। क्यों? क्योंकि ये निर्वात में रखे हैं। अगर इसी को उठाकर किसी अदर माध्यम में रख दें, है ना, आप जल में रख दो या मान चलो कहीं वायु में रख दो, जाकर कहीं पर भी रख दो, निर्वात मतलब जहां हवा नहीं है, कहीं पर भी आप रख दो, तो अगर माध्यम आप चेंज कर दोगे, तो जब माध्यम आपने चेंज कर दिया और दूरी उतनी है, तो ये एप्सिलॉन का मान क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पर निर्वात में इसलिए एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर माध्यम आपने कर दिया, तो उस माध्यम का क्या होगा, विद्युतशीलता हम लोग लेने लगेंगे, अर्थात इसको क्या कर देंगे, एप्सिलॉन यानी निर्वात की विद्युतशीलता बोल देंगे। तो यहाँ पर जब माध्यम में आप पिंडों को रखोगे, तो यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता क्या काम करेगी, और जब आप निर्वात में रखोगे तो यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता काम करने वाली है। आया समझ? और यहाँ पर निर्वात में बल लगेगा, यहाँ पर माध्यम में बल लगेगा। अब सर लगेगा कितना, इसके बारे में बात करें तो आप समझो, है ना, कैसे सॉल्व करोगे। आप ये लिखोगे कि निर्वात में लगने वाला बल, है ना, क्या, निर्वात में लगने वाला बल, है ना, कितना होगा सर, तो हमको पता है F निर्वात, है ना, F निर्वात। अब कूलाम का नियम का सूत्र अभी हमने तुमको दिखाया, क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यों? क्योंकि निर्वात रखा हुआ है ना, तो एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, है ना। इसको आप मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये तो निर्वात में हो गया, उसके बाद सर माध्यम में क्या बल लगेगा, क्या हो गया, माध्यम में, है ना, में लगने वाला बल, लगने वाला बल, माध्यम में सर कितना बल लगेगा, तो जो माध्यम में लगेगा, अभी निर्वात में तो निर्वात में लग रहा था, अब माध्यम में तो क्या हो जाएगा, F माध्यम हम लोग लिखेंगे, यानी माध्यम में बल लग रहा है। सर कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तब था जब आपने निर्वात में रखा था, अब माध्यम में लिख दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता, और Q1 और Q2 उतना ही रहेगा अपान में R का स्क्वायर। इसको आप बोल दो समीकरण नंबर 2। आया समझ में? अब हम क्या करें, हमको क्या करना है, इसके k का मान निकालना है। आखिर ये कैसे क्या करता है, मतलब निर्भर करता है, तो क्या करें, k का मान निकालने के लिए समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें। आप भाग कर दीजिए, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 को 2, समीकरण 2 से क्या भाग करने पर। जब आप भाग करोगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा कितना आने वाला है, इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ना, कलर यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे वो ऐसे ही आगे जाए। तो क्या हो जाएगा सर, अब पहले को आप क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो दूसरे से, तो क्या होगा, निर्वात वाला ऊपर आ जाएगा, यानी F निर्वात, निर्वात, और अपान में क्या हो जाएगा, F माध्यम, F माध्यम। ये बराबर होगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R की स्क्वायर, और टोटल अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और उसके बाद में Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। अब आप समझो, जो ये है वही है, तो एक दूसरे से कट जाने वाले हैं। उसके बाद में 4 पाई और 4 पाई भी क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से सर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा F निर्वात, F निर्वात अपान में F माध्यम, F माध्यम। आया समझ में, F माध्यम ये मिलेगा।
और ये बराबर हो जाएगी किसके, तो समझो यहाँ से 1 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है ना, 4 को बटा है, 1 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बच रहा है, 1 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1 एप्सिलॉन m, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भिन्न का भिन्न रहेगा, तो आपको पता है जो नीचे वाला भिन्न होता है वो क्या होता है, पलट जाता है ना, अंश का हर और हर का अंश बन जाएगा। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आ जाएगा आपका 1 में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन m अपान में 1, है ना, ये होगा जाकर। सो आगे क्या बनेगा, समझने की कोशिश करो आप, आगे क्या बनेगा, तो आगे ये बनने वाला है, आगे जो बनेगा ये बनेगा f निर्वात, तो ये कर देते हैं, f निर्वात बराबर, है ना, और उसके बाद में अपान में f माध्यम, f माध्यम, है ना, बराबर हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन m और अपान में एप्सिलॉन नॉट के। तो ये एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इसका जो अनुपात होता है वो एप्सिलॉन r यानी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बराबर होता है। माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो एप्सिलॉन r आया जाकर इसको बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये बोला जाता है। और ये जो माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता है ना, इसको सापेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं। और ये क्या है, माध्यम का के परावैद्युतांक ही तो है ना, कि माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, अर्थात इसको हम क्या इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हमको एक सूत्र मिल जाता है, क्या सर, कि जो हमारा एफ निर्वात है ना, क्या, हाँ ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ निर्वात इक्वल टू एफ निर्वात अपान में एफ माध्यम बराबर के लिखो या एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मतलब एक ही हुआ, है ना। अगर हम माध्यम में बल निकालना चाहते हैं, ये इधर है क्या, डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई बने तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, एफ माध्यम जो होगा, एफ जो माध्यम होगा, माध्यम वो बराबर हो जाएगा क्या, एफ निर्वात और अपान में क्या, चाहे आप एप्सिलॉन आर लिखो या आप के लिख सकते हो, दोनों में कुछ भी आप लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनको हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि पहला नंबर, तो आप अगर किन्हीं दो माध्यमों की तुलना कर रहे हो, दो माध्यमों की तुलना कर रहे हो, तो जिस माध्यम, यहाँ क्या निर्वात की बात की गई है ना, यहाँ पर बात की गई है निर्वात की, और निर्वात के माध्यम के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर हमको क्या निर्वात का बल पता रहेगा, माध्यम का हम बल निकालेंगे, और जिस माध्यम का बल निकालेंगे उसका परावैद्युतांक भी हमको दिया जाएगा, तब आप बल निकाल सकते हो। इसका मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मान चलो कि हमको कोई दो माध्यम दिए गए हैं, समान दूरी पर, है ना, समान दूरी पर हमने दो माध्यमों में क्या किया, इन पिंडों को रखा जाकर, एक माध्यम का बल हमको पहले से पता है, दूसरे माध्यम का अगर बल हमको निकालना है, तो इस माध्यम के बल और प्लस में जो दूसरा वाला माध्यम है उसकी हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के सहारे से माध्यम में कितना बल कार्य करेगा ये निकाल सकते हैं। इसका सर अलग अलग मान भी होता है, क्या मान होता है, तो आप समझने की कोशिश करो। जो ये माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर है ना, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर है, ये हमारा इसका जो मान होता है, का मान, जो इसका जो मान होता है जल में अगर बात किया जाए तो जल के लिए 80 होता है जाकर, और उसके बाद में अगर हम क्या करें धातुओं के लिए बात करें तो धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत होता है, और उसके बाद में वायु के लिए बात किया जाए तो वायु के लिए क्या होता है आपका, वायु के लिए होता है जाकर ये 1 होता है। आया समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तुमको बाई चांस निर्वात में बल लगने वाला पता है, तुमने कुछ दूरी पर दो आवेशों को लिया और निर्वात में रखा, उसके मध्य बल ज्ञात कर लिया, है ना, निर्वात वाला हमको पता चल गया। अब अगर हमको जल में निकालना है तो जल में निकालने के लिए एफ निर्वात मतलब निर्वात में लगने वाला बल आप रखो, और उसके बाद में के का मान क्या हो जाएगा, आप 80 हो जाएगा, यहाँ पर रखो, जल में जो बल कार्य करेगा वो हमको पता चल जाएगा। अगर वायु में सर क्या करना है, तो वायु में 80 के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, के का मान जब रखोगे तो जितना वायु में लगेगा उतना क्या होगा, निर्वात में लगेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो निर्वात और जो वायु है वो लगभग बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जितना बल आपका निर्वात में कार्य करेगा उतना ही वायु में भी कार्य करने वाला है, क्योंकि ना तो निर्वात में कोई रोक टोक है और ना ही वायु में कोई रोक टोक है। तो ये हो गया जाकर के की माध्यम पर निर्भरता, मतलब ऐसे हमारा जो के अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर इस के का मान बदलेगा, के का मान बदलेगा तो क्या होगा, माध्यम में बल भी बदलने वाला है। आया समझ में, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है कि इसकी मात्रक पर निर्भरता, कैसे मात्रक पर ये निर्भर करता, तो आप समझो।
तुमने देखा होगा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसका आंगिक मान हम 9 × 10⁻9 लिखते हैं, है ना। तो वो जो मान होता है वो एस आपका एसआई पद्धति में होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये के है ना, के का जो मान होता है, के का आंगिक मान बोले ऐसे सिंपल मान बोलते हैं ना, आंशिक आंकिक आंकिक मान, है ना, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में सर कितना होता है, तो एसआई पद्धति में जो होता है वो होता है जाकर 9 × 10⁻9 और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा आपका जाकर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये जाकर बनता है। और उसके बाद में सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, है ना, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है सर, तो वो होता है जाकर 1, है ना। और मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक हमारा बनता है जाकर डाइन और उसके बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में क्या, स्टेट कूलम स्क्वायर, है ना, स्टेट कूलम स्क्वायर, ये बनेगा स्टेट, ठीक है, स्टेट कूलम स्क्वायर, ये आपका बनता है जाकर। तो ये जो मान हो गया ये आपका हो गया जाकर एसआई पद्धति का, और ये वाला हो गया जाकर सीजीएस पद्धति का। बट सर कैसे सीजीएस पद्धति में ये होता है, क्या आप ये हमको बता सकते हो, तो हाँ ठीक है, देखो जानकारी कर लो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमने क्या किया है, इस के मान को हमने क्या किया, सीजीएस पद्धति में चेंज किया, तो यहाँ पर जो अदर मात्रक हैं, जो अदर मान है, उनको भी सीजीएस पद्धति में लिखना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होंगे जाकर, नहीं तो ऐसे नहीं सॉल्व होंगे। तो आपको पता होना चाहिए एन मतलब न्यूटन यानी कि बल, तो जो न्यूटन होता था 1 न्यूटन होता है वो हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है सीजीएस पद्धति में, ओके। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो 1 मीटर है आपका एमकेएस या एसआई पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर का मतलब सर 10⁻2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो स्टेट कूलम होता है ना, स्टेट कूलम, तो हमारा 1 कूलम जो है वो होता है क्या, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के होता है जाकर कूलम, इसके हो जाने वाला है। इन्हीं का मान आप रख के, इन्हीं सब का क्या करो आप मान रख दो, और उसके बाद में क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, इन्हीं का मान आप रखकर आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व होने वाला है। तो ये सब हो गया जाकर, अब आ जाओ देखो सॉल्व करते रहे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, के इक्वल टू क्या दिया गया है, 9 × 10⁻9 दिया गया है। 1 न्यूटन के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 10⁵ लिखोगे जाकर, है ना, क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब समझो मीटर स्क्वायर यानी ये क्या है, 2 मीटर है, 1 मीटर × 1 मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर के स्थान पर 10⁻2, तो 2 मीटर के स्थान पर क्या हो जाएगा 10⁻2, एक के स्थान पर, दूसरे के स्थान पर भी 10⁻2 यानी 10⁻4 बनेगा जाकर। वैसे ही आप आ जाओ किसमें, स्टेट कूलम में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कूलम स्क्वायर यानी एक कूलम में 3 × 10⁻9 और दूसरे भी कूलम में 3 × 10⁻9। अब इसको आप सॉल्व करो तो पहला नंबर 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ये कट जाने वाला है, और 10 पावर क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 5 2 7 2 9 और 10 पावर ये 9 ऊपर नीचे दिया गया है ना, अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पूरा क्या हुआ 1 आ गया। मात्रक डी वाला बन जाएगा सर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। ऐसे सॉल्व किया जाता है, आया समझ में। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये हो गई जाकर के अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक की, के यानी माध्यम के परावैद्युतांक की आपकी मात्रक, है ना, मात्रक और माध्यम पर निर्भरता। मात्रक का मतलब अलग अलग मात्रक के इसका अलग अलग मान होने वाला है, वैसे सेम टू सेम अलग अलग माध्यम में अलग अलग मान होता है जाकर। अभी तक इतना क्लियर है ना। अब इसमें एक पॉइंट और आया है, क्या सर, एप्सिलॉन नॉट आया है ना, तो उस एप्सिलॉन नॉट का हमसे बीमा मात्रक और आंगिक मान पूछ लेते हैं। सर कैसे निकालोगे, तो आप समझो, अगर हमको क्या करना है मात्रक निकालना है, तो इस कूलम के नियम का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है सर, जो F होता है वो होता है जाकर, अभी तुमको बताया गया है ना, जल्दी से थोड़ा निकाले देना, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर, इतना तुम सबको पता है। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर पहुंचा दो, और आप समझो ये क्या है, डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई बनेगा, और F आपको मल्टीप्लाई हो जाए तो इधर आए तो डिवाइड में बन जाएगा। और 1/4 पाई ये एक आंगिक मान है, आंगिक मान का ना तो मात्रक होता है और ना ही क्या होता है बीमा। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, इसका ना बीमा होगा ना मात्रक होगा, इसको साइड में कर दो, क्या बचेगा Q1 Q2 अपान में F और R का स्क्वायर, केवल इतने का निकालना है।
तो यहाँ से मात्रक इसका क्या हो जाने वाला समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश, ये Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है ना। तो एक आवेश का एक कूलाम दूसरे आवेश का दूसरा कूलाम, तो क्या हो जाएगा, दो कूलाम हो जाएगा, कूलाम कूलाम क्या होता है, कूलाम स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा अगर आपका कूलाम स्क्वायर। उसके बाद में F क्या है सर, बल है, और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ये मल्टीप्लाई में डैश हम लोग लगाते हैं सर, r क्या है, दूरी है, और दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर, मीटर होता है जाकर, है ना, मीटर स्क्वायर। सो हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इसके प्रतीक से लिख दो, कूलाम को c से प्लस करते हैं, उसी का स्क्वायर, और अकाम में क्या, न्यूटन यानी n, और मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक बन के रेडी हो जाएगा। बताओ ये ठीक है ना, आया समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक बन के रेडी हो जाने वाला। ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारी बीमा निकलती, सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे ना। तो इतने को हम करे ले रहे हैं क्या, कॉम्प्लीट। बीमा के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये आ जाओ, है ना। बीमा के लिए भी आपको सूत्र पता होना चाहिए यही वाला, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब आप समझो, जो आवेश है ना, आवेश जो होता है उसका एक क्या होता है, सूत्र होता है। पहला नंबर तो अगर बीमा निकाल, तो बीमा क्या होता है आपका, मूल राशियों से जाकर निकलता है ना, बगैर राशियों को मूल राशि फॉर्म में तोड़ने से बीमा नहीं निकलेगी जाकर, है ना। तो जो आपका आवेश वो है एक व्युत्पन्न राशि, यानी दो मूल राशियों के कारण बनी राशि होती है व्युत्पन्न राशि, और ये दो राशियों से मिली बनी है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, आई और टी क्या है आपका, मतलब आई मतलब धारा, टी मतलब समय, ये दोनों है क्या आपकी, ये दोनों है आपकी क्या, मूल राशियां, है ना। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, है ना, आई मतलब एम्पियर, तो बी माइनस ए हो जाने वाली, और टी का मतलब टाइम, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आवेश की बीमा होगी वो सर एटी हो जाएगी, और सेम ये प्रोसेस होने बल में पढ़ा होगा, बल की जो बीमा होती है यानी एफ की, वो सर क्या होती है, तो एफ की होती है एम एल टी माइनस 2 होता है जाकर, है ना, ये हो गया। और आर क्या है, एक प्रकार की दूरी है, तो इसके लिए क्या होगा, दूरी की जो बीमा होती है वो होती है एल, तो इसके लिए हम सिंपल सा एल यूज करने वाले हैं। इन्हीं मानों को आप रख लो तो उनको बीमा क्या होगी, मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर बीमा हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आवेश का क्या हो जाएगा 80, तो आप समझो एक आवेश का 80 और दूसरे आपके आवेश का 80, तो 80 क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर और t स्क्वायर, ये बन जाएगा। उसके बाद में f का क्या होता है m l t माइनस 2, बीमा लिखने का और एक नियम होता है जिसको आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, हमने वहां पर नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, r क्या है दूरी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका l हो जाने वाला है। उसके बाद में r स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा l स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, चेंज कर दो, तो क्या बन के रेडी हो जाएगा, समझो ये ऊपर जाने वाला है ना, तो m मतलब जब आप क्या करते हो, जब आप अंश से हर करते हो, हर से अंश करते हो, तो क्या होता है, घातों का चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे जितने पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएंगे, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएगा, ताकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर माइनस 7। उसके बाद समझने को कीजिएगा, ये l और ये l स्क्वायर क्या हो जाएगा l क्यूब, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात l माइनस 3। उसके बाद ये क्या है t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा t स्क्वायर बन जाएगा, और t स्क्वायर यहाँ पर और दिया गया t स्क्वायर क्या हो जाएगा t पावर 4, और ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर है, समझ में, और ये आपकी बन के रेडी हो जाने वाली है बीमा। बताओ इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। सो क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट ये हो गई बीमा, m माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 4 8 स्क्वायर बीमा, और ये हो गया मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, है ना। जस्ट क्या होता है, माध्यम के परावैद्युतांक के अपोजिट ही मात्रक होता है। अच्छा एक बात और है, अगर मात्रक का परावैद्युतांक का सर बीमा निकालने के लिए जो वैसे आए नहीं, लेकिन बाई चांस आ जाए, तो आप समझो जब अपोजिट वाला हमारा क्या होता है, मात्रक होता है भाई, वहां पर तुमने देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, माध्यम के परावैद्युतांक का मात्रक बना था, और यहाँ पर हमने पलट दिया, यानी जब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया है। तो जब इस ये अपोजिट है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, अर्थात अगर हम के की बीमा निकालना चाहें तो इसको पलट दो, तो जब पलटोगे तो 1 अपान करोगे, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होने वाले हैं। तो मात्रक तो इससे पहले हमने बता ही दिया 9 × 10 की पावर 9 आंकिक मान, उसके बाद उसमें मात्रक हमने बताया क्या हुआ था जाकर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर इसके बीमा की बात की जाए, है ना, अगर इसके बीमा की बात किया जाए तो इसी को आप पलट दो, पलट का मतलब क्या करो, इसको मतलब इस टोटल से 1 को क्या करो डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे क्या होगा, इसको फिर से ऊपर लाना पड़ेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, अर्थात हमको मिल जाएगा m l 3 t - 4 a - 2, ये बन के हो जाएगा किसका, माध्यम के परावैद्युतांक का बीमा। वैसे ये पूछा नहीं जाता, लेकिन तभी हमने आपको बता दिया क्योंकि मात्रक पता ही था। चलो बीमा भी आपको हो गया, अगर ये हो गया, उसके बाद में आता है जाकर इसका आंतरिक मान अगर तुमको निकालना है, तो भाई सबको पता है क्या होता है 8.85 × 10⁻² होता है, और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना होता है। अगर तुमको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई टेंशन वाली बात नहीं, कैसे सॉल्व करोगे उसको आप समझो। तो तुमको एक बात ये पता है कि हमको पता
होता है सर, जो k होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है और इसका आंतरिक मान 9 × 10 पावर 9 होता है जाकर। सो हमको एप्सिलॉन नॉट का ही निकालना है, इसलिए हम k ना लिखकर डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इसका आंतरिक मान 9 × 10 पावर 9 होता है जाकर, मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं मात्रक लिखने की। अब आप समझने कुछ करो, हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, ये चलो मात्रक लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, है ना। अब आप समझो, हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना, तो ये क्या डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नहीं इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात जो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई और 9 × 10 की पावर 9। अब आप समझो, हमको 12 बनाना है ना, ये 12 होना चाहिए, हमने यहाँ पर 2 कर दिया, 12 होना चाहिए। हमको क्या करना है, 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए आप समझो क्या करोगे, यहाँ पर हम नीचे कर देते हैं, चलो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो समझो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद में 4 और इसको क्या करेंगे, पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, है ना, और 9 और 10 की घात 9। 12 बनाने के लिए 10 की घात 3 से क्या करो, ऊपर नीचे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई इससे ये कट जाएगा, बचेगा तो वही जाकर ना, मतलब लिखा अभी वही है, लेकिन इसको थोड़ा आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप समझो ये क्या बन जाएगा सर, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की घात 3 का मतलब 1000, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36, है ना, ऐसे चलो लिख ले रहे हैं 9 चौक 36 और 3.14, और उसके बाद में 9 3 12, ये 10 की घात 12 बनेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का 12 हो जाने वाला है। आया समझ में, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, 8.84 और फिर 6 7 8 ऐसे मतलब कई सारे अंकों तक आता रहेगा, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट 5 मान लिया है जाकर, इसलिए ये जाकर क्या आंसर आपका बन जाएगा 8.85 आ जाएगा। सो इसी तरीके से जो एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान होता है वो क्या होता है 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12 मात्रक संख्या हो जाएगी, तो जस्ट इसके अपोजिट यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा जाकर। आया समझ में, सो ये होता है ना। तो हमने आपको ये इतना मान होता है ना, तो हमने आज आपको क्या बताया, कूलम्ब का नियम बताया, मतलब कैसे सॉल्व होता है, उसको कैसे आप डिराइव करते हो सूत्र, वो हमने बता दिया। माध्यम का परावैद्युतांक किस किस पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, ये हो गया। एप्सिलॉन नॉट है क्या, उसके बाद इसका आंतरिक मान, मात्रक और बेमा, ये सारा हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक आता है कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, है ना, कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, बट इस वाले टॉपिक को आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। सो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों को हम इस वाले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।